Student myself Digeshri Devangan, guest lecturer डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट GSG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च यूनिट फर्स्ट। आज मेरा टॉपिक है मार्केटिंग डिसीजन विपणन निर्णय। तो देखिए, मार्केटिंग जब विपणन निर्णय जब लेते हैं तो क्या क्या जो है हमें देखना होता है। तो सबसे पहले उत्पाद डिज़ाइन का क्रम, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क, ब्रांड्स, मूल्य निर्धारण, वितरण, विपणन, संचार, ग्राहकों पर ध्यान। तो जब हम विपणन का निर्णय लेते हैं तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे देखना होता है। तो सबसे पहला उत्पाद। तो देखिए उत्पाद, क्योंकि जब हम विपणन करते हैं, है ना, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए। किसी वस्तु का हम क्या करें, उत्पादन करें, है ना। तो इसमें जैसे 7P का जो है उपयोग किया जाता है। जैसे लोग, कोई भी व्यक्ति जो ग्राहक के संपर्क में आ रहा है ना, तो उसको जो है कौन सा वस्तु प्रभावित कर सकता है ना। चाहे लोग एक उत्पाद की सहयोग सेवा से जुड़े हो या फिर पूर्ण सेवा में शामिल हो, लोग जो है विशेष रूप से क्या होता है, महत्व होता है। तो लोगों को देखकर जो है वस्तु उत्पादन के लिए जो है निर्णय लिया जाता है ना। दूसरा है उत्पाद का क्रम। तो देखिए, उत्पाद विचारों की रचना एवं विकास, है ना। उत्पाद विचारों के द्वारा चुनाव एवं छानना, उत्पाद जो है कॉन्सेप्ट की रचना और परीक्षण करना, उत्पाद कॉन्सेप्ट्स के बजाय बिजनेस का विश्लेषण करना, भावनात्मक उत्पाद की रचना और प्रशिक्षण। नेक्स्ट है पैकेजिंग। तो एक अच्छे पैकेजिंग की ज़रूरत होती है ना, जब हम मार्केटिंग डिसीजन लेते हैं। तो जैसे कार्यात्मक सामग्री की प्रभावी ढंग से संभाल व सुरक्षा। नेक्स्ट है वितरण, बिक्री, खुलने, उपयोग, पुनः प्रयोग आदि के दौरान सुविधा प्रदान करने के, परिवहन की दृष्टि से जिम्मेदार हो, ठीक है, किफ़ायती हो, लक्षित बाजार हेतु ठीक से डिज़ाइन किया गया हो और नज़रों पर छा जाने वाले हो। उत्पाद तथा पैकेज की विशेषताओं को सूचित और जो है उनके इस्तेमाल की सिफारिश करें। खुदरा विक्रेताओं की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। उद्यम की छवि को बढ़ावा दे, प्रतियोगियों के उत्पादों से अलग नज़र आएं। उत्पाद व पैकेजिंग की कानूनी शर्तों का पालन करें। सेवा और उत्पाद आपूर्ति में अंतर बिंदु, आदर्श उत्पाद आदर्श रंग के लिए, है ना। और फिर जैसे पैकेजिंग के प्रकार में है, विशेषता पैकेजिंग उत्पाद की विशिष्ट छाप पर जोर देती है। दोहरे उपयोग हेतु पैकेजिंग, युग्म पैकेजिंग, दो या अधिक उत्पाद एक ही कंटेनर में। बहुरूपदर्शी पैकेजिंग, एक श्रृंखला या शाख थीम को दर्शाते हुए पैकेजिंग लगातार बदलती जाती है। तत्काल खपत हेतु पैकेजिंग, उपयोग के पश्चात फेंक दी जाती है। पुनः बिक्री हेतु पैकेजिंग, खुदरा व थोक व्यापारी के लिए उचित मात्रा में पैकिंग। अब है हमारा नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क का महत्व देखिए, एक कंपनी के माल को दूसरी कंपनी के माल से अलग करता है, गुणवत्ता के लिए विज्ञापन का काम करता है, उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों को सुरक्षित रखता है, प्रदर्शन और विज्ञापन अभियानों में प्रयुक्त होती है, नए उत्पादों को बाजार में उतारने के लिए काम आती है। अब है ब्रांड्स। तो ब्रांड एक नया शब्द, डिज़ाइन, प्रतीक या कोई अन्य विशेषता है जो किसी उत्पाद या सेवा को प्रतिस्पर्धी के प्रस्ताव से क्या करता है, अलग करता है। एक ब्रांड किसी संगठन, उत्पाद या सेवा के प्रति उपभोक्ता के अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रांड को एक पहचाने जाने योग्य सत्ता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जो एक विशिष्ट मूल्य का वादा करती है। मूल्य निर्धारण। अब देखिए मूल्य निर्धारण कैसे करते हैं। मूल्य निर्धारण, जैसे हम किसी उत्पाद का जो है ना उत्पादन करते हैं, वस्तु बनाते हैं, तो वस्तु बनाने में कितनी लागत आई है और उसके आधार पर हम मूल्य का निर्धारण किस प्रकार करें, है ना। तो मूल्य निर्धारण से आशय उस पैसे से है जो एक उत्पाद के बदले दिया जाता है, या मूल्य वस्तु की उपयोग से निर्धारित किया जाता है। ग्राहक उसके बदले में पैसे देते हैं। तो जैसे मूल्य निर्धारण के क्या उद्देश्य है, देखो, बिक्री का परिणाम बढ़ता है, राजस्व में वृद्धि होती है, लाभ प्राप्ति होती है, लाभ बढ़ता है, शेयर बाजार में वृद्धि या बनाए रखता है, प्रतियोगिता जो है मिटती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ मिलते हैं। अब इसके जो है तत्व हैं,
मूल्य निर्धारण को जो प्रभावित करने वाले घटक जैसे उत्पादन और वितरण लागतें, वैकल्पिक माल उपलब्ध रहता है ना, सामान्य व्यापार पद्धतियाँ, निश्चित कीमतें, वितरकों की जो प्रतिक्रिया, ग्राहकों की प्रतिक्रिया, मांग की प्रकृति जो कि लोचदार होती है और स्थिर होती है, बाजार के प्रकार जैसे पुनः प्रतियोगिता बाजार है, एकाधिकार प्रतियोगिता है, एकाधिकृत है, अल्पाधिकार है। तो ये जो है सारे क्या है, मूल्य निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। अब मूल्य निर्धारण करने के लिए उठाए जाने वाले कदम तो निर्धारित शेयर बाजार का अधिग्रहण करना चाहिए, मूल्य निर्धारण रणनीति तैयार करनी चाहिए, माल का अनुमान लगाना चाहिए, प्रतिद्वंदियों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है वितरण। तो वितरण में जो है, जिसे वितरण में जो है निर्माता से उपभोक्ता तक का जो प्रत्यक्ष संबंध होता है, निर्माता से थोक व्यापारी को, उससे खुदरा व्यापारी और उसके ग्राहक को, निर्माता से एजेंट, उससे खुदरा व्यापारी और फिर ग्राहक, निर्माता से एजेंट को, उससे थोक व्यापारी, फिर खुदरा व्यापारी, फिर ग्राहक। इस तरीके से जो है वितरण किया जाता है, निर्माता से एजेंट को और उससे ग्राहक को, है ना। तो देखिए, निर्माता प्रत्यक्ष बिक्री विधियों के जो कारण होते हैं, निर्माता उत्पादों को प्रदर्शित करना चाहता है, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता और एजेंट बिक्री में सक्रिय नहीं होते, निर्माता थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेताओं को उत्पाद का स्टॉक करने के लिए समझा नहीं पाता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता माल में उच्च लाभ के लिए मार्जिन जोड़ देते हैं, बिचौलिए माल की ढुलाई नहीं कर पाते। अब है अप्रत्यक्ष बिक्री के जो कारण होते हैं, जैसे निर्माता के पास माल का वितरण करने हेतु वित्तीय साधन नहीं होते, वितरण चैनल पहले ही स्थापित होते हैं, निर्माता को कुशल वितरण का ज्ञान नहीं होता, निर्माता अपनी पूंजी का प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए करना चाहता है, बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत से ग्राहकों के होने से पहुंचना मुश्किल हो जाता है, निर्माता के पास उत्पादों का विस्तृत वर्गीकरण नहीं होता कि वह कुशल विपणन कर सके, प्रत्यक्ष ऑनलाइन सेलिंग के लाभ। अब है थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता या ग्राहक को माल बेचने का जोखिम उठाता है, संग्रहण स्थान, परिवहन, फिर नेक्स्ट है परिवहन लागत घटती है, खुदरा विक्रेताओं को ऋण अनुदान करता है, निर्माताओं के लिए बिक्री करने में सक्षम निर्माताओं को सलाह दे, उत्पादों को छोटी मात्राओं में बांट दे। अब जैसे थोक व्यापारी को जो है दरकिनार करने के जो कारण होता है, जैसे सीमित भंडार सुविधाएं, खुदरा विक्रेता की वरीयताएं, थोक व्यापारी उत्पादों को सफलतापूर्वक प्रमोट नहीं कर सकता, थोक व्यापारी के अपने ब्रांड्स होते हैं, नज़दीक बाजार से संपर्क की इच्छा, अधिकार की इच्छा, है ना। तो ये सब होते हैं। अब है हमारा विपणन संचार। तो विपणन संचार रणनीति के हिसाब से विभिन्न श्रेणियों के लिए विपणन संदेश तैयार करता है और उन्हें तय लक्ष्य की ओर प्रेषित करता है। अजनबियों को ग्राहक में परिवर्तित करने के लिए पृथक चरण होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे विचारों की जन प्रस्तुति या अभिव्यक्ति, प्रचार का सकुल स्वरूप, जनता पर लक्ष्य। निर्माता यह तय करता है कि विज्ञापन क्या किया जाए, व्यापक एवं अव्यक्तिगत माध्यम। अब देखिए, एक सफल विज्ञापन के क्या कार्य और लाभ होते हैं। विक्रेता का काम आसान हो जाता है, निर्माता को बताई गई छवि को कायम बनाए रखने पर जोर देता है, ग्राहक को झूठ दावों तथा घटिया उत्पादों से आगाह करता है और बचाता है, निर्माता को बड़े पैमाने पर उत्पादन में समर्थ बनाता है, लगातार ताकीक। नेक्स्ट है बिना रुकावट के उत्पादन एक संभावना, साख में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए साथ कीमतों में गिरावट। निर्माता व थोक व्यापारी को प्रतिद्वंदियों के उत्पाद एवं अपने उत्पाद की कमियों के बारे में जानकारी देता है। अब एक अच्छे संचार के क्या उद्देश्य है, तो मशहूर माल के लिए मांग बनाए रखता है, नए व अज्ञात माल का परिचय देता है, उत्पाद सेवाओं की मांग को बढ़ाता है। एक अच्छे विज्ञापन की क्यों आवश्यकता होती है, तो ध्यान आकर्षित करना, दिलचस्पी बढ़ाना, इच्छा उत्पन्न करना, कार्रवाई करना, है ना। अब एक विज्ञापन अभियान के 8 चरण होते हैं, जैसे बाजार शोध, लक्ष्यों की स्थापना करना, बजटिंग, मीडिया का चुनाव करना, अभिनेता का चुनाव, डिज़ाइन और शब्द समन्वय,
और परीक्षण के परिणाम। अब देखिए ग्राहकों पर ध्यान। तो आजकल कई कंपनियां, है ना, नेक्स्ट हमारा है ग्राहकों पर ध्यान। आजकल कई कंपनियां अपने ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनियों की गतिविधियां एवं उत्पाद ग्राहकों की मांग के होते हैं। आमतौर पर यह 3 तरीकों से किया जाता है: ग्राहक चलित दृष्टिकोण, बाजार में परिवर्तन को पहचानने की समझ और उत्पाद को अभिनव बनाने का दृष्टिकोण। उपभोक्ता संचालित दृष्टिकोण के तहत उपभोक्ता की मांगें रणनीति विपणन के फैसलों का निर्धारण करती है। कोई भी रणनीति तब तक नहीं अपनाई जाती जब तक कि वह उपभोक्ता अनुसंधान परीक्षण में सफल ना हो जाए। एक उत्पाद का हर पहलू, जिसमें उत्पाद की प्रकृति भी शामिल है, वह भावी उपभोक्ता की ज़रूरतों से संचालित होता है। आरंभिक बिंदु सदैव उपभोक्ता ही होता है। इसके पीछे तार्किक पहलू यह है कि अनुसंधान एवं विकास कोष ऐसे उत्पाद को तैयार करने में नहीं खर्च करना चाहिए जिससे लोग खरीदना ना चाहे। इतिहास गवाह है कि कई उत्पाद प्रौद्योगिकी की अनोखी मिसाल होने के बावजूद बाजार में नहीं चलता है। अब इस प्रकार ग्राहक केंद्रित विपणन के औपचारिक दृष्टिकोण को जो है निम्न तौर पर जो है पहचाना जाता है: समाधान, सूचना, मूल्य, पहुंच। मूलतः इस प्रणाली में ग्राहक पर फोकस करने के लिए 4P को अपनाया जाता है ना, और P को नए नाम और नए शब्द दिए गए हैं। देखिए SIVA मॉडल मांग ग्राहक केंद्रित संस्करण प्रदान करता है, जो विपणन प्रबंध के मशहूर 4PS आपूर्ति वाले मॉडल उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन का विकल्प है ना। उत्पाद, समाधान। तो देखिए उत्पाद, संवर्धन, मूल्य और स्थान 4P का। तो उत्पाद, समाधान, फिर संवर्धन, सूचना प्रदान करते हैं, मूल्य, मान और स्थान, पहुंच। तो इस मॉडल के जो 4 तत्व है, सबसे पहले जो समाधान, ग्राहकों की समस्या, ज़रूरत का समाधान कितना उपयुक्त है। फिर सूचना, क्या ग्राहक समाधान के बारे में जानता है, यदि हाँ तो कि वे कैसे इतनी जानकारी प्राप्त करें कि वह खरीदने के लिए फैसला ले सके। मूल्य, क्या ग्राहक इस लेन देन का मूल्य जानता है या उसे कितने में पड़ेगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, उसको क्या चुकाना होगा, इसके बदले में उसे क्या हासिल होगा। पहुंच, ग्राहक समाधान को कहाँ पा सकता है, कितनी आसानी से पा सकता है। स्थानीय स्तर क्या है, कितनी दूरी पर जो है जाकर वो खरीद सकते हैं और पा सकते हैं। इस मॉडल का प्रस्ताव जो है चैकिटन, देव और डॉन सुल्टर्स ने मार्केटिंग मैनेजमेंट जर्नल ऑफ द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन में दिया था, और उन्होंने मार्केट लीडर द जर्नल ऑफ द मार्केट ने प्रस्तुत किया था। यह मॉडल प्रमुख तौर पर ग्राहकों पर फोकस करता है। अब देखिए उत्पाद पर जैसे फोकस, तो नवीन दृष्टिकोण में कंपनी उत्पाद नवाचार का अनुसरण करती है, फिर उस उत्पाद हेतु बाजार विकसित करती है। उत्पाद नवाचार प्रक्रिया को संचालित करता है और विपणन अनुसंधान यह तय करने के लिए किया जाता है कि नए उत्पाद हेतु लाभदायक बाजार खंड मौजूद हैं। तर्क यह है कि शायद ग्राहकों को नहीं मालूम कि भविष्य में उनके लक्ष्य क्या विकल्प मौजूद होंगे, और उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमको बताए कि वे भविष्य में क्या खरीदेंगे, तथा विपणन आक्रामक तरीके के उत्पाद नवाचार को अपना सकते हैं। यह दावा किया जाता है कि थॉमस एडिसन विपणन शोध पर निर्भर होते तो वे बिजली के बल्ब का आविष्कार कर लेने की बजाय बड़े आकार की मोमबत्तियां बनाते हैं। कई कंपनियां जैसे अनुसंधान व विकास केंद्रित कंपनियां सफलतापूर्वक उत्पाद की नवीनता पर फोकस करती है। अब देखिए भारत में बाजारीकरण शोध का लागू होना। तो देखिए बाजारीकरण निर्णय का क्षेत्र विस्तृत है। इसमें उत्पाद डिजाइन, मुख्य निश्चित करना, वितरण और उत्थानित करना सम्मिलित किया जाता है। यह इस तथ्य को मानती है कि ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव है जो बाजारीकरण क्रियाओं को प्रभावित करता है, जिनको एक बाजार के पूर्तिकर्ताओं द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के उतार चढ़ाव जैसे जनसंख्या का स्वतंत्र ढांचा, आर्थिक अवस्थाएं, कानूनी प्रतिबंध, प्रतियोगी क्रियाएं और फैशन द्वारा बदलती प्रसंगी इत्यादि बाजारीकरण निर्णयों को पेचीदा बनाते हुए कठिनाई उत्पन्न करते हैं।
प्रत्येक व्यापारिक संस्थान को किसी न किसी किस्म का बाजारीकरण निर्णय लेना चाहिए। आमतौर पर इन पर पूंजीगत व्यय बिल्डिंग और नए प्लांट्स लाने में अत्यधिक होता है। बाजारीकरण निर्णय व्यापार के स्रोतों को नए बाजारों की ओर ले जाते हैं अथवा नए तकनीकीकरण में लगाया जाता है जो इस शोध प्रयोगशालाओं द्वारा उत्थानित की गई है। सांख्यिकी सूचना को बाजार हेतु साधारण तौर पर और विशेष तौर पर विभाजीकरण तौर पर इकट्ठा किया जा सकता है जो उत्पादनकर्ता से संबंधित प्रतियोगी हेतु महत्वपूर्ण है। तो बाजारीकरण निर्णय लेने हेतु सूचना का मुख्य रूप से वर्गीकरण निम्न रूप में किया जाता है, जैसे राजनीतिक है, नैतिकता और आंकड़े कोष। प्रथम प्रकार की सूचना रणनीतिक है ना, निर्णयों को लेने हेतु चाहिए कि होती है, अर्थात क्या विदेशी बाजार में जाना चाहिए अथवा नए बाजारों में फैलाव करना चाहिए। दूसरे प्रकार की सूचना नीतिक निर्णयों को लेने होते हैं, अर्थात क्षेत्रीय बिक्री योजना बनाने हेतु। तीसरे प्रकार की सूचना मूलभूत आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने हेतु होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रतियोगियों की क्रियाएं, बाजार प्रवृत्तियां, वेट की आवश्यकताएं इत्यादि होने चाहिए और इस प्रकार की सूचना में नियमित सुधार होना चाहिए। देखिए, वास्तव में इस प्रकार की वस्तुएं अपने आप में अपने अस्तित्व खो देती है, इसलिए कंपनियों को आमतौर पर सूचना के सम्मिश्रण की आवश्यकता है। जैसे इसमें मार्केटिंग बाजारीकरण प्रबंध सूचना का दो तरफा जो है प्रवाह होता है ना, संगठन से वातावरण की ओर और वातावरण से संगठन की ओर। तो इसमें जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, से इन्वायरमेंट, है ना, ये आपका आता है मार्कर इक्विटीज, मार्कर इंक्वायरीज। प्रॉब्लम एंड डिसीजन, प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन और मार्कर इंफॉर्मेशन। फिर मार्केट नीड्स, related to specific supplies। तो बाजारीकरण प्रबंध सूचना को दो तरफ जो है से प्रवाह होता है, संगठन से वातावरण की ओर, है ना, और वातावरण से फिर संगठन की ओर। ठीक है, संगठन से वातावरण की ओर, फिर वातावरण से फिर संगठन की ओर। थैंक यू।